यस, वेरी गुड इवनिंग। एंड हमने बेयर एक्ट रखा है अपने पास, जैसे हमारी कल बात हुई थी कि हम CSR के जो प्रोविजंस है, वी विल स्टार्ट विथ पार्ट ए ऑफ आर सिलेबस जो CSR के ऊपर है, और पार्ट ए में जो CSR के प्रोविजंस है दोज आर बेस्ड ऑन सेक्शन 135 CSR पॉलिसी रूल्स एंड शेड्यूल 7। तो पहले वो हम बेयर एक्ट से करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स फटाफट कंप्लीट करेंगे। सो वी हैव द बेयर एक्ट, just tell me quickly, do we have the bear act? Chalo, Athar is saying yes. Yes, Regu. Yes, wonderful. क्या बात है, सबके पास है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, सो मैं स्क्रीन पे बेयर एक्ट ओपन कर लेती हूँ, है ना? कंपनीज एक्ट सेक्शन अच्छा चैप्टर, यस, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। चैप्टर 9 section 135, here we go। चलो, शैल वी स्टार्ट? किसी के पास अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे वैसे ही शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यस, सेक्शन 135। ओके, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? यस, चल सो अरे इसको तो मैं अंडरलाइन नहीं कर सकती। नो आई कांट। हाँ, बट मैं वहीं डायरेक्टली करना चाह रही थी। चलो आई विल ट्राई इधर से इफ आई कैन। लेट्स ट्राई। ओके, लेट्स स्टार्ट। So, section 135, subsection 1, it says every company जिसका net worth 500 crore या उससे ज़्यादा है, every company, okay, we will get recording because my connection is not working। आप एक बार ऑफिस के नंबर पे फटाफट चेक कर लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग मिलनी तो चाहिए। You will get, I think, just check it। Okay, yeah, so I was reading subsection 1, every company having net worth of rupees 500 crore or turnover of rupees 1000 crore or more, या फिर net profit of 5 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors, out of which at least one director shall be an independent director। काफ़ी बड़ा सा सबसेक्शन है इनका। हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है CSR रिलेटेड प्रोविजन, राइट? सो इट सेज लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो प्रोविजन है जिसमें लिखा गया है कि आपको CSR कमिटी बनानी है, CSR कमिटी वाला प्रोविजन एप्लीकेबल किस पे है? सो हर एक कंपनी जिसका नेटवर्थ, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये ऐसे दिख रहा है। आप लोगों को स्क्रीन पे 2 कलर्स दिख रहे होंगे ना? ओके, सो ओके, मैं उसको मिटा दूंगी और कुछ नहीं कर सकते, सुन लो। सो कंपनी जिसका नेटवर्थ या जिसका टर्नओवर
या जिसका नेट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड से ऊपर है, सब में और है, यानी कि नेटवर्थ कितना, नेटवर्थ कितना, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, यानी कि इक्वल टू या उससे ज़्यादा है, एग्जैक्ट 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो, या फिर नेटवर्थ कम है आपका लेकिन आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपका नेटवर्थ भी 400 करोड़ है, आपका टर्नओवर भी 800 करोड़ है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ मेंबर्स को उठा के CSR कमिटी में भी डालना होगा, यानी कि यू विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमिटी फॉर योर कंपनी। ठीक है, सो उन्होंने फर्स्ट सबसेक्शन में ही बोल दिया, अगर ये थ्रेशोल्ड आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, आप एक कंपनी हैं और ये थ्रेशोल्ड किसी भी एक थ्रेशोल्ड में आप बिलोंग करते हैं, तो आपको CSR कमिटी बनानी होगी। इस CSR कमिटी में कौन कौन रहेंगे, इस CSR कमिटी में रहेंगे कम से कम कितने डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर इसमें रहेंगे, जिसमें से कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट करते हैं, सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, सबसेक्शन 6। सो यस, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 3+1 नहीं है, इन 3 में से ही एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपके CSR कमिटी का, और ये CSR कमिटी उन कंपनीज को बनानी है जो ये थ्रेशोल्ड में, थ्रेशोल्ड किसी भी एक थ्रेशोल्ड में बिलोंग करते हैं या फॉल करते हैं। अभी टेल मी, अगर कोई कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किनको अपॉइंट करना होता है, जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है, या फिर जिनके डिबेंचर्स लोन्स 50 करोड़ से ऊपर है, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। आप इस कैटेगरी में बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका पेडअप कैपिटल 9 करोड़ है या 10 करोड़ नहीं है, 9 करोड़ है, टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हुआ, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, लेकिन आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट उस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी को CSR कमेटी बनानी होती है, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट 6 करोड़ है मान लीजिए, तो उस केस में आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। अभी कमेटी का रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए CSR कमेटी में। अभी अगर आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं आती है तो क्या करेंगे, देन व्हाट विल डू, एक्ट पढ़ के नहीं बताना। यस, एक्ट ही पढ़ लेते हैं फिर। तो उस कमिटी में जो ग्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रोविजो लिखा हुआ है, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विल बी इन CSR कमेटी, यस दैट इज करेक्ट, पर कितने डायरेक्टर्स होंगे फिर, तो उस केस में, अरे भाई गजब है ये तो, उस केस में आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी को, प्रोवाइडेड दैट वेर अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 190 149 subsection 4, it shall in its CSR committee have only 2 or more directors, यानी कि जो 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी वो हो जाएगी 2। सी मैं माउस से कर रही हूँ इसलिए वो सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई कैन नॉट ड्रॉ ऑन MCA ई बुक। सो अगर आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आप 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर रखेंगे। अगर आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है तो आप 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर रखेंगे। सब सेक्शन 1 वेरी इजी, क्रिस्टल क्लियर, राइट। Subsection 2, it says the board report under subsection 3 134, 134 is about what, 135 के बिल्कुल पहले 134 क्या है, 134 it is about
जस्ट बोर्ड रिपोर्ट, सिर्फ 134 किसके बारे में, 134 3 नहीं 134। यस 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 यस। तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें सबसेक्शन 3 बोर्ड रिपोर्ट जो हर कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट में देना होता है, वहाँ आपको क्या डिस्क्लोज करना है, शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ द CSR कमिटी। आपके CSR कमिटी की क्या कॉम्पोजिशन है वो आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में देना होता है। इफ़ आई कैन क्विकली शो यू बोर्ड रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनी, जैसे मैं जहाँ पर काम कर रही थी, LTI माइंट्री, एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलता है कंपनी का पता है आपको? किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। एक तो स्टॉक एक्सचेंज में वो लोगों को डिस्क्लोज करना होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, हर एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी का वेबसाइट होना मैंडेटरी है, तो उनके वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशंस के लिए अलग से टैब होता है, इन्वेस्टर्स रिलेटेड एक अलग से टैब होता है, वहाँ पर जाके आप उनका एनुअल रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स का जो टैब है इस कंपनी का, इफ़ यू सी यहाँ पर उनको जो बोर्ड मीटिंग के नोटिस होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिस होते हैं, वो देना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट देना होता है। इन्वेस्टर सर्विसेज के लिए अगर कोई नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आपका RTA कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने वेबसाइट में देनी होती है। ये जैसे जैसे हमें काम आएगा वैसे वैसे हम ऐसे इन्वेस्टर सर्विसेज का जो टैब होता है वो देखेंगे। फिलहाल एनुअल रिपोर्ट आई विल ओपन टू चेक कि इस कंपनी ने अपने CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन दिया है या नहीं दिया है, तो कहाँ दिया है। सो इस साल का इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, किसी भी कंपनी का अगर आपको एनुअल रिटर्न देखना है, एनुअल रिपोर्ट देखना है, आप उनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ओके, इंडेक्स बोर्ड रिपोर्ट इज ऑन पेज 188। ये रहा बोर्ड रिपोर्ट, मैंने क्लिक किया वहां पर, बोर्ड रिपोर्ट पूरा डिटेल। ये हम ESG में पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। अभी आपको पूरा वैसे दिख रहा होगा, आई विल इरेज। यस, सो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखना होता है वो सब हम ESG में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें, इफ आई स्क्रोल इट डाउन, डिविडेंड, डिपॉजिट, सारा इंफॉर्मेशन, इसके बाद आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हियर। अरे अरे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट किधर है? सो जो बोर्ड रिपोर्ट का एक एनेक्चर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, उसमें you will have details of your board of directors and you will have details of all your committees, board committees। यहाँ आपको लिखना होता है कि आपके कंपनी की कौन सी कमिटीज़ हैं, आपके कंपनी की कौन सी कमिटीज़ है। इसमें इफ़ यू कैन सी देयर दे हैव मेंशन्ड CSR कमिटी। अभी हर एक कमिटी का फिर आप डिटेल में लिखते हैं कौन से डायरेक्टर थे, कितने मीटिंग्स हुए, उन्होंने कितने मीटिंग्स अटेंड किए, एट्सेट्रा। NRC, ऑडिट, SRC, ये रहा CSR। सो हमारा जो प्रोविजन था वो ये था कि आपको कॉम्पोजिशन देना होता है CSR कमिटी का। कैन यू सी द कॉम्पोजिशन हियर, कैन यू सी द कॉम्पोजिशन हियर, दिख रहा है? अरे डायरेक्टर्स के नाम दिख रहे हैं। हाँ, मैंने जूम अभी किया क्योंकि फर्स्ट तो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग नो। यस, यू कैन सी जो डायरेक्टर्स इस कमेटी के मेंबर साल के शुरुआत में थे, साल के बीच में अगर कोई डायरेक्टर चेंज हुए हैं
तो वो भी डिटेल आपको पूरा डिटेल देना होता है, कौन चेयरपर्सन है वो डिटेल देना होता है, कितनी मीटिंग हुई, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में, जो आपको बोर्ड रिपोर्ट होता है वहां पर देना होता है। ये था सबसेक्शन 2 ऑफ योर सेक्शन 135, ठीक है। सो सबसेक्शन 2 आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होगा, shall disclose the composition of CSR committee. Done? There are 2 chairperson? No. Okay, I'll tell you that. ये क्या हुआ था, चेयरपर्सन बीच में चेंज हुआ, यानी कि कुछ महीने के लिए एक इंसान चेयरपर्सन था, उसके बाद चेयरपर्सन चेंज हुआ, तो आपको दोनों के लिए लिखना पड़ता है। और आप देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट करके 1-2 लिखा हुआ है, तो वहां नोट लिखा होगा जहां पर डेट लिखे होंगे। इफ आई रीड इंडक्टेड एज चेयरपर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 14, 2022, यानी कि 14 जुलाई से जो फर्स्ट नोट जिसका है जेम्स अब्राहम, ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ CSR कमेटी। साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से। ये इंसान अपॉइंट हुए CSR कमेटी के चेयरपर्सन जुलाई 14 से। तो तब तक कौन था? तब तक थे, सेकंड में है मिस्टर संजय जलोना। उनका जो लास्ट डे था उस कंपनी में, दैट वाज जून 3, 2022। सो जून 3, 2022 को ही सीज टू बी अ डायरेक्टर एंड ही सीज टू बी चेयरपर्सन ऑफ द CSR कमेटी। उसके बाद जब अगली मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग हुई, कमेटी मीटिंग हुई, तब फिर कॉम्पोजिशन चेंज किया गया, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है चेयरपर्सन। ओके, गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, 2 सबसेक्शंस हो गए। Third, the CSR committee shall, the corporate social responsibility committee shall मतलब इन्हें कुछ करना है। क्या करना है? पहला, formulate and recommend to the board a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in schedule 7। यानी कि सबसेक्शन 3 के हिसाब से इन्हें एक CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, रिकमेंड करनी है टू द बोर्ड। व्हाई इज इट रिटन रिकमेंड हियर? क्योंकि ये जो पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी आप अप्रूव कौन करेगा? अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। तो CSR कमिटी क्या करती है? जो CSR पॉलिसी है, CSR पॉलिसी को बनाएगी मतलब फॉर्म्युलेट करेगी। दे विल क्रिएट, फॉर्म्युलेट दैट डॉक्यूमेंट की ये पॉलिसी उन्होंने बना के रेडी की, और वो फिर बोर्ड को रेकमेंड करते हैं। बोर्ड को रेकमेंड करते हैं कि ये पॉलिसी हमने बनाई है, आप इसको अप्रूव कीजिए, एंड देन बोर्ड अप्रूव्स इट। तो रेकमेंड कौन करता है? CSR कमेटी अप्रूव नहीं करती है ये पॉलिसी, बोर्ड अप्रूव करती है ये पॉलिसी। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वर्ड चेंज हो जाता है। अप्रूवल और रिकमेंडेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अप्रूवल मतलब यू आर अप्रूविंग इट, रेकमेंड मतलब यू आर जस्ट सेइंग कि हमें ये सही लग रहा है, आप ये करो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स को रेकमेंड करते हैं और फिर फाइनली शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस, रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल। रेकमेंड टू बोर्ड, बोर्ड विल अप्रूव एज इट इज फाइनल अथॉरिटी। रेस, वेरी गुड। सो वो पॉलिसी इनको रेकमेंड करनी होती है। अब वो पॉलिसी में क्या लिखा होता है? कंपनी का फिलॉसफी क्या है CSR रिलेटेड, कंपनी किन एरियाज में काम करने वाली है, किन एक्टिविटीज, जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, विमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स, ये सारे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, उसमें से कंपनी किस में इंटरेस्टेड है। सब काम तो नहीं करेंगे वो, तो जिस जिस काम में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो उनके CSR पॉलिसी में लिखा जाता है। ठीक है। सो पहली चीज, वो बोर्ड को रेकमेंड करते हैं एक CSR पॉलिसी। दूसरा, recommend the amount of expenditure, recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred in clause A। यानी कि जो वो CSR पॉलिसी में लिख रहे हैं कि हम एजुकेशन के लिए इतना काम करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम करेंगे, उसके लिए आप कितना खर्चा करने वाले हैं, हर एक कैटेगरी के काम के लिए, एक्टिविटी के लिए कितना खर्चा करने वाले हैं, वो भी रेकमेंड करते हैं। अप्रूव बोर्ड करेगा, ये लोग सिर्फ रेकमेंड करते हैं। तो पॉलिसी में लिखते हैं क्या क्या काम करेंगे, उसके ऊपर इस साल कितना खर्चा होना चाहिए, दैट अमाउंट विल बी रेकमेंडेड बाय द CSR कमिटी।
और थर्ड, जो उन्होंने CSR पॉलिसी बनाई है उसको उनको मॉनिटर करना होता है टाइम टू टाइम, यानी कि अपने हर मीटिंग में वो मॉनिटर करते हैं कि जो हमने पॉलिसी में चीज़ें लिखी हैं कि इस एक्टिविटी के लिए इस एरिया में काम करेंगे, हम वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो मॉनिटर करने का काम किसका है? CSR कमिटी का है। तो तीन चीज़ें इनके रोल्स हैं। ये जो सब सेक्शन 3 है, इट इज़ अबाउट रोल्स ऑफ CSR कमिटी। पॉलिसी रेकमेंड करना, पॉलिसी रेकमेंड करने के बाद अप्रूव हो गई तो उसको मॉनिटर करना, और एक्सपेंडिचर रेकमेंड करना। तीनों पॉइंट्स क्लियर है? सी नाउ वी आर क्रिएटिंग बेस, तो इसमें बिल्कुल भी 1%, 0.1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो, देन फोर्थ पॉइंट सेज, एक सेकंड, आई विल इरेज दिस, तब तक इफ यू कैन रीड फोर्थ पॉइंट. Yes, it says board of every company referred in subsection 1. सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन था, यानी कि हर वो कंपनी जिसके ऊपर CSR कमेटी बनाने की एप्लीकेबिलिटी है, वो सारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डू व्हाट, शैल डू समथिंग, मतलब अगेन उनका कुछ रोल है, क्या काम उन्हें करना होगा? After taking into account the recommendations made by the CSR committee, approve the CSR policy for the company. One second. बोर्ड को अप्रूव करना होगा वो CSR पॉलिसी को, एंड डिस्क्लोज contents of such policy in its report, and also place it on the company's website if any in such manner as may be prescribed. यानी कि आपकी जो CSR पॉलिसी बनी है वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होता है, प्लस वो आपको आपके वेबसाइट में भी दिखाना होता है. इफ आई कैन शो यू देयर वेबसाइट. ओके, अगेन LTI Mindtree CSR पॉलिसी. ओके, सो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टैब है, वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रिलेटेड फोकस एरियाज क्या हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो सारा वो डिटेल्स शेयर करते हैं, कौन से फोकस एरियाज, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा. इसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, ये भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स. और ESG पॉलिसी, ये भी हम ESG में पढ़ने वाले हैं. ESG पॉलिसी इसमें भी आएगा. आई थिंक वीडियो इज लैगिंग. ओके, वन सेकेंड. अभी इट विल बी फाइन. ओके, सो उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो, और CSR एक्शन प्लान मतलब हम CSR रिलेटेड इस साल क्या काम करने वाले हैं वो. हमारा पॉइंट क्या है, हमें देखना है CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी, राइट? सो दिस इज द CSR पॉलिसी. आई हैव क्लिक्ड हियर एंड दिस इज द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी. ओके, चल. सो दिस इज द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी. ये पॉलिसी हमें बनानी होती है ना, मतलब CSR, अगर आप आगे जाके कंपनी में काम कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट अलग है तो ठीक है, वरना जो पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी सेक्रेटेरियल पॉलिसीज़, वो हमें ही बनानी होती हैं. उनका फिलॉसफी, थीम्स एट्सेट्रा, ठीक है, उनका बजट वगैरह क्या रहेगा, बोर्ड क्या क्या काम करेंगे, अप्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पॉलिसी में लिखी होती है. सो यू सी, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखी हुई है और पॉलिसी को अपलोड किया हुआ है. ओके,
एक काम तो उनको डिस्क्लोज करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरा, इंश्योर दैट द एक्टिविटीज as are included in CSR policy are undertaken by the company, यानी कि उन्होंने जो एक्टिविटीज लिखे हैं CSR पॉलिसी में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कर रहे हैं या नहीं, वो काम करने का काम सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट का होता है। समझो, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसीजन पास करते हैं कि हमें ये काम करना है, खुद तो काम करने नहीं जाएंगे ना वो। सो व्हाट दे डू, दे टेल कि हमें ये काम करना है। अब उसके लिए जो डिपार्टमेंट बना है वो लोग ये काम करेंगे। तो CSR के लिए जो ESG डिपार्टमेंट या सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट या CSR डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है, और वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आके बताते हैं कि हमने ये काम किया है। जैसे मैंने बताया था, जो रिपोर्टिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स मांगते हैं मैनेजमेंट से कि बताओ क्या काम किया है। वहीं पर वो लोग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड भी रिपोर्ट मांगते हैं कि हमने जो बोला था इस साल इतना रुपए खर्च करना है, उसमें से कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, वो रिपोर्टिंग भी लेते हैं। बिकॉज दे हैव टू इंश्योर, एक्ट में लिखा है, सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी है एक्ट में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको इंश्योर करना होगा कि वो सारे एक्टिविटीज सही से किए जा रहे हैं या नहीं। दैट इज द रोल ऑफ बोर्ड। तो एक तो उन्हें अप्रूव करना होता है CSR पॉलिसी, दूसरा उन्हें देखना होता है कि जो एक्टिविटीज हमने लिखी है CSR पॉलिसी में वो अंडरटेक हो रही है या नहीं। दो रोल्स बोर्ड के पड़े। आर वी क्लियर टिल हियर? फोर्थ सबसेक्शन तक क्लियर है? फोर्थ सबसेक्शन तक क्लियर है? यस 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 यस, ओके, चलो ग्रेट। इन केस यू फील कि हम स्लो चल रहे हैं, हम इंटेंशनली स्लो चल रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट द बेस टू बी वेरी क्लियर। चलो, फिफ्थ सबसेक्शन, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी। हाँ, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, अगेन जो एप्लीकेबिलिटी वाला सबसेक्शन है, उस हर कंपनी के बोर्ड शैल इंश्योर द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर at least 2% of what? Average net profit. Average किसका? Average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year. Last 3 साल के जो net profit थे उनका एवरेज निकालना है आपको, यानी कि अभी चल रहा है 2023 और 24, राइट। सो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2024 में, यानी कि पिछले 3 साल हमारे लिए अभी चल रहा है 2023-24। तो हमारे लिए पिछले 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि 2022-23, 2021-22 और 2020-21, ये 3 साल के जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट आता है, इसका नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट, टोटल करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो जो एवरेज अमाउंट आएगा उस एवरेज का 2% आपको CSR एक्टिविटीज में खर्च करना होता है, राइट। सो इस साल के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो नेट प्रॉफिट है उसका 2%, मात्र 2% आपको लोगों के भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना होगा। लेकिन मान लो कोई कंपनी है जिसका जो इनकॉर्पोरेट ही 2021-22 में हुई, यानी कि अभी चल रहा है 2022-23, वो इनकॉर्पोरेट हुई 2021-22 में, उसके 3 साल हुए ही नहीं है, वो 3 साल का एवरेज कैसे निकालेगी? वेरी हाई चांसेस कोई कंपनी है बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने काम करना शुरू किया और उनका नेटवर्थ शुरुआत में ही 600 करोड़ का हो गया। अब अगर 600 करोड़ का है यानी कि 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ से ज़्यादा है मतलब आपके ऊपर CSR प्रोविजंस एप्लीकेबल है। सो आप 3 साल नहीं है आपके एग्जिस्टेंस के, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए लिखा गया है और अरे ये क्या हो रहा है? हाँ सॉरी। जिनको 3 साल हो चुके हैं उनके लिए तो लिखा गया है कि भाई आप 3 साल का एवरेज निकालोगे। जिनको 3 साल नहीं हुए हैं उनका क्या?
उनके लिए भी प्रोविजन डाला है कि आपको अगर 3 साल नहीं हुए हैं तो फिर if the company has not completed the period of 3 financial years since its on incorporation during such immediately preceding financial years in pursuance of the CSR policy, यानी कि अगर आपको 3 साल नहीं हुए तो जितने फाइनेंशियल ईयर से आप एग्जिस्टेंस में हैं आप उतने फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर आप 3 साल से ज़्यादा से एग्जिस्टेंस में लास्ट 3 ईयर्स का, और अगर आपको बने हुए ही अभी कम टाइम हुआ है लेकिन ये प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हुए हैं, तो 3 साल की जगह जितने टाइम से आप एग्जिस्टेंस में हो उतने साल आप कंसिडर कर सकते हैं। करना क्या होगा, उतने साल का एवरेज निकालना है, उसका 2% आपको खर्च करना है इन परसुएंस ऑफ इट्स CSR पॉलिसी। आपकी कंपनी की जो CSR पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको खर्च करना है। provided that the company shall give preference किसको, to the local area and areas around it where it operates। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है, उस जगह को आपको प्रेफरेंस देनी है फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट ईयर मार्क्ड फॉर CSR एक्टिविटीज। ईयर मार्क मतलब जो अमाउंट आपने अलग करके रखा है कि ये CSR एक्टिविटीज के लिए आपने अलग करके रखा है, यानी कि जो 2% का अमाउंट है वो आपको खर्च करना है CSR के लिए। लेकिन कहाँ आपको ट्राई करना है, आपको प्रेफरेंस देनी है अपने लोकल एरिया में। उसके अलावा बाहर भी आप कर सकते हैं लेकिन आपका प्रेफरेंस लोकल एरिया होना चाहिए। यानी कि अगर मुंबई की कोई कंपनी है, मुंबई से ऑपरेट कर रही है, तो वो मुंबई के जो पास के जगह है जहाँ पर ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर खर्चा करने के लिए प्रेफरेंस देंगे। पहले लोकल एरिया को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद वो बाकी जगह कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस, ओके 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 ओके, आई विल इरेज दिस। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर आप जो 2% बोला था वो खर्चा नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या। मान लो आपका 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज आ रहा था 100 करोड़, उसमें का 2% हुआ 2 करोड़, आपको 2 करोड़ खर्च करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए, तो क्या होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जो आगे लिखा है, इफ द कंपनी fails to spend, if the company fails to spend such amount, the board shall in its report made disclosure under clause O of subsection 3 of 134 specify the reasons for not spending the amount, and unless the unspent amount relates to any ongoing project referred in subsection 6, I'll come to it, transfer such unspent amount, कॉमा से पहले का और कॉमा के बाद का पढ़ो, यानी कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, the board shall in its report made under clause O of subsection 3 of section 134 specify the reasons for not spending the amount, and के बाद अगला कॉमा, ट्रांसफर, आपको रीजंस डिस्क्लोज करने हैं बोर्ड रिपोर्ट में, और ट्रांसफर such unspent amount to a fund in schedule 7 within a period of 6 months of the expiry of the financial year। मतलब क्या, मतलब आपको बोला था आपका एवरेज आ रहा था 100 करोड़ रुपए, उसका 2% बनता है 2 करोड़ रुपए, आप वो नहीं स्पेंड कर पाए तो आपको क्या करना होगा। तो जिस साल का आपका आया था, जैसे लास्ट ईयर का आपका आया था कि आपको 2 करोड़ रुपए स्पेंड करना है, आपने 1.5 करोड़ स्पेंड कर दिया, 50 लाख अभी भी बाकी है, तो वो जो 50 लाख बाकी है, जो अनस्पेंड है, जो खर्चा कर दिया वो तो हो गया, जो नहीं खर्चा किया 50 लाख रुपए, वो आपको शेड्यूल 7 जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो फंड्स है उसमें से किसी फंड में आपको वो ट्रांसफ़र करना होगा। ये ट्रांसफ़र करने की ड्यू डेट है वो साल ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर, यानी कि ये साल तो अभी चल रहा है, जो लास्ट ईयर था यानी कि 2022-23 ख़त्म हो गया था मार्च 31 को, मार्च 31 2023 को साल ख़त्म हो गया था, ठीक है। उस साल का उन्होंने हिसाब किताब निकाला कि एक साल में हम 2% खर्च कर पाए या नहीं,
तब पता चला कि 50 लाख रुपए हम खर्च कर ही नहीं पाए। तो आपको ये फंड किस में ट्रांसफ़र करना है, ये रुपए शेड्यूल 7 में जो फंड है, मैं बताऊंगी कौन सा फंड है जब हम शेड्यूल 7 पढ़ेंगे। शेड्यूल 7 में जो फंड है वहाँ आपको ट्रांसफ़र करना है। कितने दिन मिले आपको ट्रांसफ़र करने के लिए? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। जिस साल का वो खर्च बिलोंग करता है, जिस साल से, वो खत्म होने के 6 महीने के अंदर आपको वो पैसे, अनस्पेंट पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सॉरी, सो you have to spend transfer within a period of 6 months of the expiry of the financial year। वो साल खत्म हो गया, आपने देखा कि पूरे पैसे खर्च नहीं हुए, जितने पैसे बचे 6 महीने का टाइम है, आप एक फंड में ट्रांसफ़र कर दो। अब इसमें एक चीज़ थी कॉमा के बीच में, अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, लेट्स से आपने तय किया हुआ है आपके जो CSR एक्सपेंडिचर होंगे हर साल, आपका मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अभी आपने एक प्रोजेक्ट, आप कोई एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे लोगों के एजुकेशन रिलेटेड, जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट शुरू किया। दैट प्रोजेक्ट विल लास्ट फॉर लेट्स से 2.5 ईयर्स। वो प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम चलेगा वो 2.5 साल तक चलने वाला है। अभी एक चीज़ समझो, ये प्रोजेक्ट आपने इस साल शुरू किया, 2022 में शुरू किया, 23 जो अभी साल चल रहा है तभी भी चलेगा, और 2024-25 में 6 महीने तक के, ये पूरे स्पैन में वो प्रोजेक्ट चलने वाला है। अभी क्या हुआ, आपको जो CSR के लिए आपने पैसे अलोकेट किए थे कि जो तरह तरह के प्रोजेक्ट थे उसमें इतने रुपए, उसमें इतने रुपए, इसमें इतने रुपए, ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसके लिए आपने 50 लाख रुपए अलग करके रखे थे कि ये हमें खर्च करने। लेट्स से इसके लिए आपने 60 लाख रुपए अलग करके रखे थे, जिसमें सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च हुए, 50 बचे हैं, क्योंकि मैं 50 का ही एग्जाम्पल दे रही थी। सो आपने बोला था ये वाला जो एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट है जो 2.5 साल तक चलेगा, उसके लिए आपने 60 लाख एलोकेट किए, लेकिन 10 लाख ही खर्च किया है, इसके 50 लाख रुपए बचे। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि साल खत्म होने के साथ ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट 2.5 साल तक चलने वाला है, फॉर अ स्पैन ऑफ 2.5 ईयर्स ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। यानी कि ये साल खत्म हुआ फिर भी वो प्रोजेक्ट चलेगा। तो अगर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब जो पैसे खर्च करने बाकी हैं, हमने सोच के रखा है कि इस प्रोजेक्ट में इतने रुपए खर्च होंगे, टोटल 1.5 करोड़ खर्च होगा। हमने सोचा था शुरुआत के साल में 60 लाख खर्च करेंगे, उसके बाद 50 लाख खर्च करेंगे, उसके बाद 40 लाख खर्च करेंगे, ये हमने सोचा था। इस साल हम सिर्फ 10 लाख ही खर्च कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न। तो अभी हमारा जो इस साल का 50 लाख है वो तो बचा ही है, वो हम चाहें तो अगले या उसके अगले साल में खर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बंद तो नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, हर प्रोजेक्ट 1 साल का होता है, हर साल नए प्रोजेक्ट में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हाईली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ही आजकल कंपनीज कर रही हैं। सो अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट खत्म तो नहीं हुआ है, आप अभी खर्चा नहीं किया, आप आगे जाके खर्चा कर दोगे अगर आपने एलोकेट किया है तो। सो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उस केस में आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगले साल उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन, द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज एन एक्सेप्शन, इसलिए लिखा गया अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सबसेक्शन 6 में और इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप खर्चा नहीं कर पाए थे तो आप अगले साल कर देना, फंड में ट्रांसफर मत करो। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग नहीं है, जो साल खत्म होने के साथ खत्म होने वाला था, तो आपको फंड में ट्रांसफर करना होगा। आर वी क्लियर और यू वांट मी टू गिव मोर एग्जांपल? ग्रेट, यस, ओके। सो ये था कि अगर आप पैसे खर्च नहीं करते हैं तो भाई आप घर नहीं ले जा सकते वो पैसों को। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये तो हो गया, आपने पैसे कम खर्च किए। आपने पैसे ज़्यादा खर्च किए, उसका क्या? आपको इस साल सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे, आप इतने दानवीर, आपने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपका लॉ के हिसाब से 2 करोड़ बनता था, आपने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगले साल कम खर्च करना पड़ेगा, या आपने किया, आपकी गलती?
क्या कर सकते हैं, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव में, राइट? यस। सो ये भी लॉ में लिखा होगा तभी कर सकते हो आप। सो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन, यहाँ पर जो लिखा है 2%, उससे ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं, सच कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट against the requirement to be spent under this subsection for such number of succeeding financial years and in such manner as may be prescribed. succeeding मतलब आने वाले कुछ साल में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, उस साल का आपका जितना खर्च बनता होगा उसमें से जो आपका एक्सेस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि इस साल आपके बनते थे 2 करोड़, आपने खर्च कर दिया 3 करोड़, 1 करोड़ आपका एक्सेस है। ये एक्सेस आप आने वाले साल का जो आपका लायबिलिटी है, लेट से आपका अगले साल का लायबिलिटी है 5 करोड़, आप बोलेंगे मैंने 1 करोड़ ऑलरेडी खर्च किया हुआ है एक्स्ट्रा में, तो मैं अब 4 करोड़ ही खर्च करूं, क्योंकि टोटल मुझे 7 करोड़ ही खर्च करने थे 2 साल में, तो मैंने वो सेट ऑफ कर लिया। ये सेट ऑफ कब तक कर सकते हैं पता है? ये सेट ऑफ कब तक कर सकते हैं? क्या बात है, ये कहाँ दिया है? यस, इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहाँ करते हैं? रूल्स में। सो रूल्स में कुछ कंडीशंस भी हैं, बट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें आप सेट ऑफ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, नेट प्रॉफिट मतलब वही जो भी चीज़ें सेक्शन 198 के हिसाब से जैसे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। and shall not include such sums as may be prescribed and shall be calculated in accordance with the provisions of section 198. सेक्शन 198 के हिसाब से आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और अगर लिखा जाता है कि CSR के पर्पस के लिए ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है तो वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। इजी। देन सबसेक्शन 6, जो सबसेक्शन 6 क्या था? इट वाज अबाउट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। सबसेक्शन 6 says any amount remaining unspent under subsection 5 pursuant to any ongoing project, अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई अमाउंट आपने इस साल जितना बोला था खर्च करेंगे उतना खर्च नहीं किया, fulfilling such conditions as may be prescribed undertaken by a company in pursuance of its CSR policy, यानी कि जो आपका ongoing project था, of course it was as per your CSR policy, वो वैलिड प्रोजेक्ट था, तो क्या करना होगा? जो अमाउंट अनस्पेंट है, एनी अमाउंट अनस्पेंट शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, within a period of 30 days from the end of the financial year to a special account, आपको स्पेशल बैंक अकाउंट खोलना होगा, to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called the unspent CSR account, unspent corporate social responsibility account आपको खोलना होगा, and such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligations towards the CSR policy within a period of 3 financial years. ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट नहीं रखना है, 3 साल के अंदर आपको वो पैसे खर्च करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जिस दिन आपने वो ट्रांसफर किया 30 दिन के अंदर, 3 साल के अंदर आपको खर्च करने हैं। अगर वो भी नहीं कर पाए आप तो क्या? द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम to a fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of the 3rd financial year. बहुत सारे डेट्स यहाँ पर लिखे हैं, सिंपल। ये हमें क्लियर है कि अगर आपका कोई इसी साल का प्रोजेक्ट था उसमें अगर आपने खर्चा जितना बोला था उतना नहीं किया है तो आपको साल खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना होगा। ये हो गया। दूसरा केस, दूसरा केस है अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था तो क्या करना है? अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था और अगर आपने खर्चा नहीं किया इस साल तो आपको क्या करना होगा? ऑनगोइंग के केस में साल खत्म होने के 30 डेज के अंदर आपको एक अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करना होगा। उस अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंट
फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, CSR अकाउंट, अनस्पेंड CSR अकाउंट नाम से आप एक अकाउंट खोलेंगे, बैंक अकाउंट, एक शेड्यूल बैंक के पास जाके, और वहाँ पर आप अपना सारा अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। ये जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया, लेट्स से एग्जांपल से बताती हूँ, 31 मार्च 2023 को साल ख़त्म हुआ, आपने देखा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का कुछ पैसा बाकी है, वो पैसा आपको 30 दिन के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक के आपको वो अनस्पेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। 30 दिन का आपके पास टाइम था। मान लो आपने 25 अप्रैल को अकाउंट खोल के वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, 25 अप्रैल को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको इस दिन से 25 अप्रैल जिस दिन उस अकाउंट में पैसे आए, उस दिन से 3 साल के अंदर यू हैव टू स्पेंड इट, यू हैव टू स्पेंड इट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि within a period of 3 financial year from the date of such transfer, what you have to do, the ऊपर से पढ़ो एंड से, ओके यहाँ से जो अकाउंट होगा CSR अकाउंट होगा, अनस्पेंड CSR अकाउंट, एंड से पढ़ो सच अमाउंट शैल बी स्पेंट, सच अमाउंट शैल बी स्पेंट। कब तक स्पेंड करने का टाइम है आपके पास? आपके अगेन CSR पॉलिसी में जो भी आपके CSR एक्टिविटी है उसके हिसाब से 3 साल के अंदर आपको स्पेंड करना है। 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, जिस दिन ट्रांसफ़र किया। हमारे एग्जाम्पल में हमने 25 अप्रैल को ट्रांसफ़र किया था, तो 25 अप्रैल से लेके 3 साल के अंदर हमें वो स्पेंड करना है। अगर नहीं कर पाए तो क्या? अगर नहीं कर पाए तो फेलिंग विच यानी कि नहीं कर पाए तो कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू अ फंड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कब से 30 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपके 3 साल कब खत्म हो रहे हैं? 25 अप्रैल 2023 को आपने ट्रांसफर किया था, 24 अप्रैल, 3 साल 1 दिन पहले खत्म होगा, राइट? 24 अप्रैल 2026 तक भी अगर आप नहीं खर्च कर पाए तो फिर इसके 30 दिन के अंदर आपको जो शेड्यूल 7 का फंड है उसमें ट्रांसफ़र करना होगा। यानी कि जो नॉर्मल है नो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, उस केस में साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, आप टाइम लो, आप अपने प्रोजेक्ट में लगाओ, 30 दिन के अंदर अपने कंपनी का ये अकाउंट खोलो, उसमें ट्रांसफ़र करो, 3 साल के अंदर खर्च करो, फिर भी नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर हमारे फंड में वो पैसे डाल दो, हम खर्चा कर देंगे। ठीक है? क्लियर है? डेट्स क्लियर है क्योंकि इसमें मल्टीपल डेट्स हैं। यस, ग्रेट। इसके बाद अगला सबसेक्शन, 6 सबसेक्शन तक हो गया। नेक्स्ट इज 7 सबसेक्शन। 7, 8, 9 छोटे छोटे ही बचे हैं। ओके, 7 सबसेक्शन, इट सेज, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट पेनाल्टी। सो व्हाट इट सेज, subsection 7 says if a company is in default in complying with the provisions of subsection 5 और subsection 6, जो हमने पूरा डिटेल पढ़ा, बिना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला जो आपके पास टाइमलाइन होता है उसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। अगर आप इसमें से डिफॉल्ट करते हैं तो द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फंड और अनस्पेंड CSR अकाउंट जो भी था। यानी कि आपको क्या बोला गया था सबसेक्शन 5 में कि आपको साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर उस फंड में ट्रांसफ़र करना है। आपने इसमें डिफ़ॉल्ट किया तो जितना रुपए आपको ट्रांसफ़र करना था उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है? और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था उसमें हमने बोला था 30 दिन के अंदर आपको अपना एक अकाउंट खोलना है और वहाँ पर आपको वो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। वो अगर आपने काम नहीं किया, सेकेंड केस में 30 डेज का टाइम था अनस्पेंड CSR अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफ़र करना था, वो नहीं कर पाए तो जितने रुपए थे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जो भी केस है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ट्वाइस द अमाउंट। फर्स्ट केस में शेड्यूल 7 या फिर सेकेंड केस में अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था या फिर अल्टीमेटली फंड में भी ट्रांसफ़र करना था। इनको अनस्पेंड CSR अकाउंट में तो ट्रांसफ़र करना ही था, नहीं खर्च कर पाए तो लास्ट में फंड में भी ट्रांसफ़र करना था।
सो दोनों केस में फंड में ट्रांसफर हो सकता है और सेकेंड केस में अनस्पेंड CSR अकाउंट में। कभी भी अगर आपने ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया तो आपको जितना अमाउंट ट्रांसफर करना था उसका डबल अमाउंट या फिर 1 करोड़ रुपए विचएवर इज लेस उतना आपकी पेनाल्टी लगेगी कंपनी की। यानी कि मान लो आपको 40 लाख रुपए आपने खर्च नहीं किए थे, यहाँ 50 लाख मैं नहीं ले रही क्योंकि वो 1 करोड़ ही आएगा, 40 लाख रुपए आपको खर्च करने बोला था, नहीं किया, अब आपको पेनाल्टी कितनी लगेगी, इसका डबल 80 लाख या फिर एक फिगर दिया है 1 करोड़, विच एवर इज लेस इज 80 लाख। 80 लाख की पेनाल्टी लगेगी किसको, कंपनी को। कंपनी को 80 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगने वाली है। सिर्फ कंपनी को ही पेनाल्टी लगेगी क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, डिफॉल्टिंग ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ, इनके लिए कम है, 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। अगेन या तो वो फंड में ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया या अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर करने में डिफॉल्ट किया, उसका 1/10 या फिर 2 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। हमारे एग्जाम्पल में कंपनी का तो हो गया 80 लाख देना पड़ेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना देना पड़ेगा, 40 लाख का 1/10, 4 लाख रुपीस या फिर 2 लाख, विच एवर इज लेस, उतना ऑफिसर इन डिफॉल्ट को देना पड़ेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर ये पेनाल्टी लगेगी 2 लाख या फिर उस अमाउंट का 1/10, विच एवर इज लेस। ओके, लास्ट 2 subsections for the day. The central government may give such general or special directions to a company or class of companies as it considers necessary to ensure compliance of provisions of this section, and such company or class of companies shall comply with such direction. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ डायरेक्शंस पास कर सकते हैं, जनरल डायरेक्शंस सारे कंपनी के लिए, स्पेशल डायरेक्शंस कुछ ही कंपनी के लिए। अगर वो चाहें कोई स्पेसिफिक सेक्टर के कंपनीज को बोल सकते हैं कि आपके लिए प्रोविजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके लिए स्ट्रिक्ट है या आपके लिए लिबरल है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर उनके पास है। जनरली ये क्यों दिया जाता है, सिचुएशन बेस्ड, अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट या इंडस्ट्री की नीड है कुछ चेंजेस करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है एक्ट में। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चीज़ कहीं लिखी नहीं होगी तो पीपल विल क्वेश्चन कि कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर आई है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए हर एक्ट में ऐसे प्रोविजन डाले जाते हैं। ओके, सो नथिंग स्पेशल इन इट। लास्ट सबसेक्शन, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय अ कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। ये आपके फायदे के लिए, अगर जो आपका हिसाब बनता था कितना, आपके पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालो और उसका 2% निकालो, या फिर 3 साल नहीं हुए तो जितने साल से आप काम कर रहे हो उसका एवरेज निकालो, 2% निकालो। वो 2% अगर 50 लाख रुपए से कम है, डज नॉट एक्सीड एग्जैक्टली 50 लाख रुपीज़ भी है, यानी कि 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए है, 50 लाख 1 रुपीज़ भी हुआ तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट 50 लाख रुपीस तक का आ रहा है तो द रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी शैल नॉट बी एप्लीकेबल। इनको बोला जा रहा है CSR पे खर्च करने के लिए 50 लाख रुपए भी नहीं है, कमेटी के डायरेक्टर्स को ही पैसा देना पड़ जाएगा, उनकी सिटिंग फीस लगेगी, उनका कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन अलग से करो, इतना खर्चा वो अलग से करना पड़ेगा, और CSR 50 लाख रुपए भी नहीं है। सो अगर आपका CSR एक्सपेंडिचर का अमाउंट 50 लाख रुपीस तक ही हो रहा है तो आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब फिर वो पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करेगा, कौन वो पॉलिसी को मॉनिटर करेगा, या पॉलिसी बनाना ही नहीं पड़ेगा। पॉलिसी बनाना है। पहले क्या होता था, CSR कमेटी फॉर्मुलेट करती थी, रेकमेंड करती थी बोर्ड को, बोर्ड अप्रूव करता था, और खर्चा भी ये रेकमेंड करती थी, बोर्ड अप्रूव करता था, और ये लोग मॉनिटर करते थे। अब अगर कमेटी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी हुई, बोर्ड की जिम्मेदारी, क्योंकि कमेटी इसीलिए बनाते हैं ना ताकि बोर्ड का काम डेलीगेट किया जा सके। अगर वो कमेटी ही नहीं है तो अल्टीमेटली बोर्ड को ही वो काम करना पड़ेगा। सो अगर कमेटी नहीं है तो द फंक्शंस ऑफ सच कमिटी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन शैल इन सच केसेस बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी। कमेटी नहीं बनाई है आपने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे, उसको मॉनिटर करना, एक्सपेंडिचर रेकमेंड करना, ये सब काम फिर
रिकमेंड नहीं करेंगे, वो सीधा फिर अप्रूव करेंगे, वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी हो जाती है। आर वी क्लियर? हमारा सेक्शन 135 विच इज द बेस ऑफ पार्ट ए इज डन, मतलब वन थिंग इज डन। इसके अलावा रूल्स है, प्रोसीजरल है, वो फटाफट हो जाएगा। और शेड्यूल 7 इज तो वेरी इंक्लूसिव। सीएसआर कमेटी के सारे काम बोर्ड करेगा। यस 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 यस, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और मॉनिटर करना, वो काम बोर्ड को करना पड़ेगा अगर कमेटी नहीं है तो। ठीक है, चलो विद दिस आई थिंक वी कैन वाइंड अप द लेक्चर। आज यहीं करते हैं, कल हम रूल्स करेंगे, रूल्स जल्दी हो जाते हैं तो हम शेड्यूल 7 भी कर लेंगे और फिर हम हमारे चैप्टर्स के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग, एनी फीडबैक? Base should be very clear. All clear? चल great. Then see you all tomorrow. सुबह ESG के लिए और फिर शाम में CSR के लिए. See you all tomorrow. Was I able to work as part of CSR team? Okay, I'll tell you. So जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, that had a sustainability department. बड़े प्यारे उसके वो थे, हेड थे, जिसका नाम इसमें दिख रहा था। CSR पॉलिसी कहाँ गई? हाँ, सो जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उतने सारे उनके डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं। सो इफ़ यू सी, वो फिर डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और फिर सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जैसे आप लोग होते हैं, तो फिर आपको उतना काम नहीं दिया जाता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उनके अलग से डिपार्टमेंट है या नहीं। अगर अलग से डिपार्टमेंट है, यू वोंट गेट दैट वर्क, बट यू विल बी इन टच। यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी है और जो CSR डिपार्टमेंट का हेड है, उनके बीच में बातचीत पूरी रहती है कि ये ऐसे एक्टिविटीज़ है, ये प्लान्स है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग आप कंडक्ट करने वाले हो, आपको सारा डिटेल चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए आप पहले अनाउंस करोगे प्रेजेंटेशन, आपका जो पूरा बोर्ड मीटिंग का प्रेजेंटेशन होता है। मुझे चांस मिला तो आई विल शो यू, ESG के क्लास में आई विल शो यू बोर्ड मीटिंग्स में कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। आई विल शो यू दोज PPTs एज वेल। सो वहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। सो यू आर काइंड ऑफ केप्ट इन लूप कि क्या काम चल रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013। तो उसका जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर ही आता है, बट काम दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो।